स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश की बात ब्रेक से पहले हो रही थी। विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है आज और योगी आदित्यनाथ बोलने के लिए खड़े हुए और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा शुरू किया राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर। हंगामा इतना बढ़ा कि स्पीकर को यह चेतावनी देनी पड़ी। पहले तो मार्शल्स को बुलाया कि इनको बाहर ले जाइए, कुछ लोगों के लिए कहा कि बिल्कुल बाहर ले जाइए इनको तुरंत। फिर यह कहा कि मैं आपकी सदस्यता टर्मिनेट करवा दूंगा एथिक्स कमेटी में मामला भिजवा करके, आपके व्यवहार को देखते हुए। इतनी सोचिए, मामला इतना बढ़ गया। खूब हल्ले हंगामे के बीच में योगी आदित्यनाथ थोड़ी बहुत अपनी बात कह पाए, लेकिन इसमें हैरानी किसी बात की नहीं है। राम मंदिर के मुद्दे पर जब पार्लियामेंट नहीं चल पा रही, आज ही पार्लियामेंट स्थगित हुई ना इस मुद्दे पर राज्यसभा, तो उत्तर प्रदेश की असेंबली में तो यह होना ही था। सवाल यह कि मामला कहां तक जाएगा। त्रिपाठी जी देखिए, अब चुनाव आ गया है नजदीक, और अब आप जो कहते हैं ना कि एक्शन बिगिंस हियर, तो ये वही जगह है जहां आप सारे एक्शन सब कुछ आपको नजर आएगा। समाजवादी पार्टी को शायद ये लग रहा है कि हम उसको गलत तरीके से दिखे नहीं, लेकिन चढ़ावा चोरी को हमें आगे ले जाना है। ये साफ साफ दिखता है। वो एक कोर्स करेक्शन वो करते दिखते हैं कि उसमें वो पप्पू यादव नहीं बनना चाहते। हाँ, उसमें बिल्कुल किनारा कर लिया पप्पू यादव से बच रहे हैं कि पप्पू यादव जैसे ना हो जाएं कि साधु संतों का, पुजारियों का, उनका अपमान करते दिखें। लेकिन समाजवादी पार्टी के मन में कहीं ना कहीं, क्योंकि जनरल लोगों का गुस्सा था, जनरल लोगों की पीड़ा थी, दुख था, हर हिंदू दुखी था। लेकिन अब ये पता नहीं, समाजवादी पार्टी को अपना कुछ असेसमेंट कराना चाहिए। उनका सिस्टम तो होता ही है पार्टियों का, बड़ा अनुमान लगवाना चाहिए कि क्या इससे कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कालीन के नीचे जो है वो, आपने सोचा कि कालीन पे गिरा हुआ है वो दाग धब्बा दिखाए भाजपा का, और उस चक्कर में जब कालीन उठाई तो नीचे की समाजवादी पार्टी की पूरी गंदगी चली आई। तो ये जरा समाजवादी पार्टी को देखना चाहिए। और चुनाव तो अब इसी पर जाने वाला है, और इस पर जाने का सीधा सा मतलब होगा कि फिर वो मतलब पुरानी बाबरी से लेकर और आज का सब कुछ वो सब सामने आने वाला है। फिर वो लगभग उसी तरह का प्रचार होता हुआ दिखेगा जो आपको 17 और 22 में होता हुआ दिखा। चलिए सर, अगली खबर में बढ़ते हैं। आज की बड़ी खबर है, और ये एक लाइन से बता दूं, जो 27 का चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, वो राम मंदिर, मथुरा और संभल, ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे। दूसरा, जो इस्लामीकरण हुआ है, जो कन्वर्जन बढ़ा है छांगुर से लेकर के बाहर सारा, ये सारी चीजें खुल करके आएंगी। और मुझे लगता है कि यही पूरे नैरेटिव, पोलराइज्ड इलेक्शन होगा, पोलराइज्ड इलेक्शन होगा, कंप्लीट पोलराइज्ड। भारतीय जनता पार्टी के पास अब इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा है। मतलब बीजेपी के पास इसके अलावा कुछ है नहीं यूपी में बताने के लिए? नहीं, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन डेवलपमेंट बता करके कोई पार्टी जीतती नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन मुझे लगता है कि बाकी पूरे चुनाव के बाद बीजेपी अपनी थोड़ी स्ट्रेटजी यूपी के लिए बदलेगी। सिर्फ पोलराइज पे नहीं जाएगी। जिस तरीके से सवर्णों का वोट टूटा है बीजेपी की तरफ से, प्रशांत किशोर को गया है बड़ा वोट बैंक, तो ये बीजेपी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि बाकीपुर में जिस तरीके से वोट टूटा है, और कहा जा रहा है कि यूजीसी को लेकर जो नाराज वर्ग है उन्होंने भाई प्रशांत सर, अभी आगे मैं करने वाला हूं बात, तो यूपी की बात हम उसके साथ कर लेंगे उपचुनाव के साथ, क्योंकि मैं भी जो खबर आपको बता रहा था ना, आज की बड़ी खबर है और ताजा खबर है, इसलिए बताना भी चाहिए आपको। दूसरा, ये हमारी राजनीति का एक चरित्र बताती है आपको। तमिलनाडु की खबर है, पूर्व डिप्टी सीएम और डीएमके चीफ, पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के एक बयान को लेकर खूब हंगामा हुआ, तूफान खड़ा हो गया, और आज चेन्नई पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। मामला बताऊंगा आपको। उदयनिधि स्टालिन इस वक्त विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ये, और उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किस मुद्दे पर किया गया? इन्होंने एक अभिनेत्री हैं जिनका नाम है त्रिशा, जानी मानी अभिनेत्री हैं, हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है, उनके खिलाफ एक बयान दिया। बयान निहायत ही निंदनीय, बेहद ही घटिया बयान था जो उन्होंने दिया था। मतलब निचले से निचले और छिछले से छिछले स्तर का बयान था वो। डबल मीनिंग बयान एक महिला अभिनेत्री के लिए, मुख्यमंत्री से जोड़ करके, कि मुख्यमंत्री से उनकी मित्रता है, तो इस बार इसको उसका आप अंदाजा लगाइए उन्होंने क्या बयान दिया होगा। बताया ही नहीं जा सकता, वो इतना भद्दा बयान था। और रैली में दिया एक बाकायदा, और वो रैली हो रही थी कावेरी जल विवाद के मामले में, उसमें उन्होंने कुछ बोली ऐसी बात। अब उनको आज अरेस्ट कर लिया गया। काफी हंगामा भी वहां पर हुआ है, एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो गई थी। इसके बाद पुलिस उदयनिधि को जब कस्टडी में लेने के लिए पहुंची तो खूब हंगामा हुआ, उनके समर्थक और पुलिस वाले आपस में भिड़ गए, झड़प हुई, और ये सब कुछ चलता रहा। और कावेरी मुद्दे पर उदयनिधि स्टालिन ने एक रैली की थी, और जब मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ बोल रहे थे तो अभिनेत्री त्रिशा के खिलाफ लोग नारेबाजी करने लगे, मतलब त्रिशा नारे लगाने लगे। और फिर उदयनिधि ने मुख्यमंत्री विजय और त्रिशा के रिश्ते को लेकर के कमेंट कर दिया था। लेकिन ये तमिलनाडु में पहली बार नहीं हो रहा। ये आपको ये नॉर्थ के किसी राज्य में ऐसी चीजें नहीं दिखाई देंगी, कहीं नहीं दिखाई देंगी।
कभी आपको याद आता है दिल्ली में किसी ने किया? अरविंद केजरीवाल ने इतना बोला था शीला दीक्षित के खिलाफ, कुछ किया उनके खिलाफ? नहीं किया। ये सेंटर में बीजेपी इतना कहती रहती है गांधी के खिलाफ, उनके दामाद के खिलाफ, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, कभी कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। किसी और स्टेट में नहीं दिखाई देगा। तमिलनाडु में एक बार नहीं कई बार हो चुका है। सबसे पहले करुणानिधि ने जयललिता को गिरफ्तार कराया। जयललिता मुख्यमंत्री बनी तो रात के 2 बजे करुणानिधि को पुलिस वाले उनके बेडरूम से टांग के ले गए थे, उठाकर कैमरों के सामने घसीटते हुए लेकर के गए थे, और वो चीख रहे थे उस वक्त। वो सब टीवी पर हम सबने देखा था। 2001 की घटना, 75-80s के थे उस समय। हाँ जी, तब भी इतनी उम्र थी उनकी। और आज अभी जुम्मा ये सरकार नहीं बनी 2 महीने की विजय की, और नेता प्रतिपक्ष को गिरफ्तार करा लिया। अब क्या कह रहे हैं उदयनिधि? स्टालिन ने बहुत घटिया बयान दिया, माफ कीजिएगा स्टालिन कह रहा हूं, उदयनिधि ने बहुत घटिया बयान दिया। लेकिन ये ऐसा भी बयान नहीं था कि आप उठा करके जेल में डाल दो किसी को, जब तक बहुत मतलब ये कानून से ज्यादा कुछ जब तक ना हो ना मन में, तब तक नहीं ऐसा काम करता। अमूमन आप नोटिस देते हो किसी को, जवाब मांगते हो, कानून में थकाने के बहुत प्रावधान होते हैं। और डिफेमेशन केस करते हो आप, थकाते सीधा ही उठा के सीधे ही हिरासत में ले लिया गया। वो कह रहे हैं वो कोर्ट वोट में मामला चला गया है। उनका कहना यही है कि इस मामले में सीधे अरेस्ट बनता नहीं है। बाकी विजय जी बताएं। नहीं, ये तमिलनाडु की और दक्षिण भारत की राजनीति का ये बड़ा हिस्सा है। मैंने वो सारे तस्वीरें, आपको भी याद होगी, देश को भी याद है कि जिस तरह से जयललिता जी को किया गया था अरेस्ट, और फिर जयललिता जी ने जिस तरह से करुणानिधि को अरेस्ट किया था आधी रात को, तो वो वहाँ पर चलता है। और इस तरह के एक तो बयान को हम किसी भी हालत में सपोर्ट नहीं करते, बयान को उदयनिधि के इस तरह उसको सपोर्ट नहीं करते, और पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन वो जानते हैं कि हमारा कुछ बहुत बिगड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए वो चलता रहता है। और विजय जिस तरह से आए हैं सत्ता में, जिसकी उम्मीद उनको नहीं थी, और उनका दोनों का वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, उसका भी झगड़ा है। ये केवल पॉलिटिकल झगड़ा नहीं है, डीएमके कंट्रोल करती है, डीएमके कंट्रोल करती है पूरा एसोसिएशन को और वहाँ के सिस्टम को, तो वो भी बड़ा मसला है, उस पर किस तरह से होगा। लेकिन इससे कोई उदयनिधि स्टालिन कमजोर हो जाएंगे ऐसा नहीं है, उनको तो मजबूती मिलेगी। उनका जो वॉलंटियर होता है, कार्यकर्ता होता है, वो थोड़ा सा एनर्जाइज होता है। गिरफ्तारी बनती थी इनकी? मेरे ख्याल से तो नहीं बनती, लेकिन सरकारें तो गिरफ्तार कर सकती है कि जो करना है कर लीजिए। अब आरोप लगा के अपराध में बन सकती है, लेकिन एक राजनीतिक तौर पर किस तरह के अरेस्ट की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कह सकते हैं एक महिला पर इस तरह के आरोप लगाएं और आप उसके चेन्नई हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी बिल की सुनवाई है ना सर, अभी वो तय करेंगे। चेन्नई एंटीसिपेटरी की बेल लगाई है उन्होंने, और मुझे लगता है कि गिरफ्तारी ठीक रही है सर। बहुत आपत्तिजनक, मतलब बेहुदा बयान उनका था, इस तरीके से बचना चाहिए था। एक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन इस तरीके से बयान आप किसी महिला के खिलाफ दे रहे हो, मतलब जिस तरीके, और सार्वजनिक रैली में आप दे रहे हो, उसके बाद आप माफी भी नहीं मांग रहे हो, और पार्टी आपके समर्थन में खड़ी हो रही है पूरी तरीके से। वो पार्टी कह रही है कि किसी का नाम नहीं लिया, आप उसको गलत तरीके से क्यों देख रहे हो। मुझे लगता है कि बहुत वो माफी मांग लेते तो बेहतर होता कि भाई, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य नहीं था, मैं माफी मांगता हूँ किसी की भावनाओं आहत हुई है। लेकिन अब विजय भी कोई वैसे पॉलिटिशियन तो है नहीं, वो तत्काल में फिल्म इंडस्ट्री से आए, एग्री यंग मैन की भूमिका फिल्मों में निभाते रहे, मुख्यमंत्री बनते वो उसी एग्री यंग मैन की भूमिका रहे। और ठीक है कि तृषा के साथ उनको लेकर जिस तरीके से तमाम चर्चाएं चलती रही है, उसको उन्होंने जिस तरीके से व्यक्त वहां पर किया है, अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। जो धाराएं लगाई गई है उसमें बेल होना भी मुश्किल है, जिस तरीके से उनके ऊपर धारा लगाई गई है। अब ये देखना होगा कि चेन्नई हाईकोर्ट उनको एक अग्रिम जमानत देता है या उनको बेल भी मिलती है कि नहीं। कहा जा रहा है कि जो धारा लगा ये पूरा प्रकरण मेरी नजर में तो विजय के लिए माइनस ही माइनस है। वही मैं कह रहा हूं। एक तो आपने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को एक लीज ऑफ लाइफ दे दी, जो अभी भी इतनी बुरी तरह पिटा, उसको आपने जो है वो दे दिया, इतना मौका दे दिया। दूसरा जो चीजें अभी तक देखिए, वो फिल्म स्टार है, फिल्म स्टार्स के बारे में गॉसिप होती है, छपती है, आपने उसको एक तरीके से लेजिटिमाइज कर दिया। भाई मुख्यमंत्री की दोस्त पर कमेंट हुआ तो मुख्यमंत्री ने देखो इतने बड़े नेता को गिरफ्तार करवा, लेकिन यही कहा जाएगा ना, डेमोक्रेटिक है ना। लेकिन इसको जरा डेमोक्रेटिक है तो डेमोक्रेसी का आपको दिखाई दे रहा है। अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो इतना बोला जाता है, मेलोडी को लेकर के इतना यहाँ पर तुरंत कमेंट एक से एक हुआ है यहाँ पर, बट कभी तो तानाशाह नरेंद्र मोदी ने तो कभी तानाशाही नहीं दिखाई। ये तानाशाही नहीं है, ये तो बहुत डेमोक्रेटिक तंज कर रहे हैं। मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, मुझे तंज विजय जी की तरह आता नहीं है, मैं तो सीधे स्ट्रेट बैट से बात करता हूँ। कह रहे कंपेयर कीजिए, मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया होता तो। इतनी बातें, भद्दी गालियां, इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने केस से मना कर दिया। त्रिपाठी जी मुझे लग रहा है सहमत नहीं है हमारी बात। नहीं, कतई सहमत नहीं हो, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इस पर क्यों कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।
अरे भाई वो अच्छा है, भला है कि वो पॉलिटिशियन नहीं है। पॉलिटिकल डिविडेंड की बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं उस पे आता हूं, पॉलिटिकल डिविडेंड पे आएंगे, लेकिन मैं तो साफ कह रहा हूं कि उस आदमी ने ठीक काम किया और नेता को ऐसे ही होना चाहिए। नेता को अगर ऐसे वो नहीं होगा तो कल को वो भी ऐसी भद्दी गंदी टिप्पणियां करेगा जिसको साहस नहीं है कि ये पांचों लोगों में से कोई वो बयान दे सके। ऐसा गंदा काम वो करेगा वो आदमी। अब ठीक है, सनातन पर आप कुछ बोलिए, डेंगू मलेरिया एड्स HIV बोलिए, आपके खिलाफ कोई कानून काम नहीं करता है, क्योंकि आपके पिताजी की सरकार थी, क्योंकि स्टालिन साहब MK स्टालिन उस वक्त खुद ही मुख्यमंत्री थे, तो पिताजी की सरकार नहीं है, विजय की सरकार है। और उससे मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था नहीं, ना वो ठीक है, वो तो मान लीजिए कि जो है। और दूसरा ये कि इस तरह की हरकतें नेता कराते रहते हैं, ये ठीक बात है, दक्षिण भारत में ज्यादा होता है। मायावती जी के साथ जो स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था, एक वो प्रकरण, वो ऐसी घटना थी कि किसी एक खबर आ रही है सर, एक खबर आ रही है, एयर इंडिया की एक फ्लाइट में टर्बुलेंस की खबर है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379, इसमें टर्बुलेंस की वजह से फ्लाइट में बैठे कई यात्री घायल हो गए। ये फुकेट से फ्लाइट चल रही थी, थाईलैंड से, और दिल्ली आ रही थी। एयर इंडिया का यह विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित तरीके से लैंड कर चुका है, लेकिन फ्लाइट में जो टर्बुलेंस हुई है वो इतनी ज्यादा थी कि इसमें यात्री चोटिल हो गए, घायल हो गए। देखिए, कई यात्रियों को जब एयरपोर्ट पर लाया गया तो उनको पहले हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। देखिए, किसी की आंख पर, सर पर पट्टी बंधी हुई है, व्हील चेयर पे आ रहे हैं सर, व्हील चेयर पे लोग आ रहे हैं। अरे बाप रे बाप, व्हील चेयर पे आ रहे हैं। मतलब क्या हुआ होगा फ्लाइट पे, इसका आप अंदाजा लगाइए जरा। वो गिरे होंगे, जो सामान थाईलैंड गिरा से होगा। दिल्ली की फ्लाइट, हाँ मतलब चोट आना सामान फ्लाइट गिरा है में, ऊपर से। इसका मतलब हवाई जहाज कैसे डोला होगा, इसका अंदाजा लगाएं आप। ये देखिए, ये यात्री आ रहे हैं, चेहरे पे पट्टी बंधी है, दूसरी एक महिला आ रही है, उनके चेहरे पे भी चोट लगी हुई है। चीख पुकार मची होगी फ्लाइट में। क्या बीती होगी यात्रियों के ऊपर। फुकेट से दिल्ली की फ्लाइट थी, एयर इंडिया की फ्लाइट थी। सौरभ जी, टर्बुलेंस, सौरभ जी, जब फ्लाइट में टर्बुलेंस अरे होता है सुनने में अभी आया है, बाकी अभी हम कंफर्म करते हैं कि जहाज की बॉडी में क्रैक तक आ गया जी। तो ये तो बड़ा गंभीर हो सकता था ये मामला। तो बहुत ही गंभीर है सर। कई बार फ्लाइट्स टर्बुलेंस में खराब मौसम में फंस जाती हैं। कैप्टन आपको कई बार हिदायत देता हुआ सुनाई देते हैं कि अपनी कुर्सी की पेटी खोलिए मत, बांधे रहिए, अभी मौसम ठीक नहीं है। कई बार किसी ऐसी स्ट्रीम में फंस जाता है जहाज, जिससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये। लेकिन बहुत रेयर होता है ऐसा भी कि इतना ज्यादा हो जाए कि यात्रियों को चोटें आ जाए। हाँ समीर जी, सब युवा दिख रहे हैं इसमें, लड़के मतलब ऐसा भी नहीं कोई बुजुर्ग है, सब युवा अट्टे कट्टे लोगों को चोट लगी है। तो किस तरीके से हुआ होगा, और व्हील चेयर पे लेके आया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि तो बहुत ही गंभीर और ईश्वर की कृपा है कि ये बच गए। मतलब फ्लाइट के अंदर जिस तरीके से फ्लाइट का मतलब स्थिति भी होगी, सामान गिरा लोगों का, और चीख पुकार वहां पर अगर मची होगी, ये बहुत ही मतलब एक हाँ वो भी हो जाता है, ऊपर सामान रखा होता है, वो सामान होता है भारी भारी, किसी के ऊपर गिरा होगा। और कई लोग तो मतलब बहुत कैजुअल वे में वॉक भी कर रहे होते हैं, अंदर वॉशरूम से आ रहे हैं, तो वो भी गिर जाते हैं, ऐसे समय बुरी तरीके से चोट लग जाती है। तो निश्चित रूप से, लेकिन ऐसे में तो फ्लाइट डाइवर्ट भी करते हैं, कई बार ऊपर ले जाते हैं। मतलब ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, मतलब इतना लंबे समय तक फंसी रहना है कि ये क्या इन्फॉर्मेशन डिपेंड करता है सर कितनी देर तक ऐसा रहा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं मिली। और इतना मौसम इस समय ऐसा है नहीं कि इतना टर्बुलेंस में फंसे मतलब इस समय। तो या तो बहुत हेवी रेनफॉल हो रहा होगा, कहीं पे बहुत तेज बारिश होगी, अभी तो टर्बुलेंस, हवा से बहुत ज्यादा, हवा बहुत तेज होगी कहीं पर। अभी तो टर्बुलेंस है, और क्योंकि बंगाल डाइवर्ट की क्यों नहीं खाड़ी किया मतलब वगैरह ऐसे में, समय, या डाइवर्ट भी कर दिया जाता है ऐसे समय फ्लाइट को। देखिए थाईलैंड से आ रहा होगा तो बंगाल की खाड़ी वगैरह से ही निकल रहा होगा, तो टर्बुलेंस तो उसमें है। और जब टर्बुलेंस में वाकई यदि इस पर यदि आप जाएंगे, अरब सागर में उतना नहीं होता है, लेकिन खासकर बे ऑफ बंगाल में तो बहुत टर्बुलेंस होता है। तो जान सांसत में रहती है, कई बार लगता है बे ऑफ बंगाल तक नहीं होगा ना, सांसत में पड़ी हुई है। दो तीन ये भी है कि, और इस पायलट को धन्यवाद दीजिए कि ऐसे में उसने ज्यादा बेहतर तरीके से लैंड किया। फ्लाइट में लोगों को चोट आए, फ्लाइट में क्या माहौल हुआ होगा ये सोचिए आप। उस वक्त लोग चोटिल हो रहे हैं, अभी कितनी देर पे पहुंचेंगे, दिल्ली लैंड करेंगे, तब तक वैसे ही यात्री जो हैं पैसेंजर रोना शुरू कर देते, बुजुर्ग चिल्लाना, रोना, मतलब बच्चे होते हैं सब, मतलब एक कैओस क्रिएट हो जाता है ना, एकदम डर बैठ जाता है कि क्या हो रहा है। खतरनाक बात है, खतरनाक बात है। तो खैर चलिए, इस पर और अपडेट आएगा तो मैं आपको दूंगा। अगली खबर, एक बयान आया है कर्नाटक के गृह मंत्री का, प्रियंक खड़गे का। वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। कर्नाटक में भी पेपर लीक को लेकर के इस्तीफे की मांग हो रही थी, वहां भी कुछ लोग प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे। प्रियंक खड़गे ने एक बहुत इनसेंसिटिव बयान दिया। इनसेंसिटिव से ज्यादा ये दिखाता है कि आपकी पॉलिटिकल एरोगेंस दिखाता है ये। अब इसको कैसे लें आप देखिए, बयान में आपको दिखाता हूं। उनसे कहा था अब इस्तीफा मांगा जा रहा है, आप इस्तीफा नहीं देते। उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा,
दिल्ली में कहा दिल्ली में इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान का, आपके यहाँ भी पेपर लीक हुआ, आपके इस्तीफे की मांग हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं इस्तीफा दे दूंगा, पहले कोई 25 दिन भूख हड़ताल तो करे, फिर हमारी पुलिस उसको लाठी मारेगी, उसके बाद फिर मेरे पर दबाव बनाओ, तब मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसे ही हुआ ना दिल्ली में इस्तीफा, तो मेरा अभी से इस्तीफा क्यों मान रहे हो? Yeah, I will resign. Let them first 25 days, let them go on hunger strike. Then if they don't control, we will do one lathi charge and then I will resign. Just like how they did for this thing. राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा है। कैसे सोचते बोलते हुए मन में एक मिनट के लिए यार मैं क्या बोल रहा हूं, ये भी नहीं आया कि भाई ये एरोगेंस से ज्यादा सेंसिटिविटी का राहुल भी है गांधी ने कि सुना आप क्या सर ये sensitivity किस तरह बयान? से- राहुल गांधी ने सुना कि नहीं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा इस तरीके से गृह मंत्री बयान दे रहा है कर्नाटका का, और अभी तो कल ही कैबिनेट का विस्तार हुआ है, एक भी ब्राह्मण को मंत्री नहीं बनाया वहां पर। 25 दिन वो पहले वहां पर भूख हड़ताल भी तो एक करो, MLA ने इस्तीफा दे दिया। 25 दिन भूख हड़ताल करो, फिर मुझे जरा लाठीचार्ज करने दो। फिर हालांकि वो सटायर में बोल रहे हैं कि भाई सर, बीजेपी satire भी लेकिन कोई वो होता बहुत है। सेंसिटिव नहीं है, मतलब ये उसको बात है आपके मन में विचार है तभी आपने बोला ना, आपके मन में विचार है तभी आपने बोला। आप लोग पता नहीं क्यों इसको ऐसे कह रहे हैं जैसे कि वो बोल दिया सटायर में या तंज में, या बोल दिया सेंसिटिविटी नहीं है। अरे भाई वो वैसे ही है। प्रियांक खरगे के पहले दिन से आप बयान सुनिए, जब राजा ने बयान दिया था तो उसके बाद प्रियांक खरगे का क्या बयान था सनातन वाले मसले पर, वो याद कीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या बयान, इस तरह से झारखंड छात्रों के लगाओ, साथ दुर्व्यवहार किया। वो तो खड़े जिस तरह से नड्डा जी और जितेंद्र सिंह लड़कों के सामने जैसे बैठे थे, जैसे उनको अपने बराबर बिठाया हो, तो दोनों का फर्क भी देश के सामने आना तो चाहिए। आपको झारखंड में नहीं दिख रहा है, तस्वीर झारखंड की है। दिल्ली में जंतर मंतर प्रदर्शन हुआ, सबने कहा भाई दिल्ली की सरकार पहले क्यों नहीं जागी, पहले बात करना था सोनम वांगचुक से और अभिजीत दीप के सबसे। आज 11 दिन हो गए इस आंदोलन को। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, स्टेडियम की बिजली काट दी गई, स्टेडियम की बिजली काट दी गई है। 6 अगस्त को अब इन छात्रों ने ऐलान किया विधानसभा का हम घेराव करेंगे। विपक्षी दलों से कोई नेता अभी तक रांची नहीं पहुंचा। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ छात्रों की नाराजगी बढ़ती जा रही है और अब एक छात्र नेता भूख हड़ताल पर बैठ गया है। अब तक वो नहीं हुआ था अभी तक, अब वो दूसरा दिन है आज उस व्यक्ति की भूख हड़ताल का। अब क्या करेगी पुलिस वहां की? इनकी मांगे क्या? ये तो इस्तीफा भी नहीं मांग रहे। अच्छा, मुझे पहले लग रहा था इस्तीफा मांग रहे होंगे ना। इनकी 3 बेसिक मांगे हैं, उसमें इस्तीफा नहीं है। पहली मांग तो इनकी है कि ये जो जेपीएससी का पेपर हुआ, इसको पेपर को इसके प्रिलिमिनरी जो टेस्ट हुआ है इसको कैंसिल किया जाए। दूसरी इनकी मांग है कि ईडी सीबीआई की जांच की जाए। और तीसरी इनकी मांग है कि ओएमआर शीट जो हमको मिलती है उसमें एक और कॉलम जोड़ा जाए, नॉट अटेम्प्टेड, कि मैंने ये सवाल अटेम्प्ट नहीं किया। ये 3 मांगे, इस्तीफा भी नहीं मांगते ये लोग। तब भी जो है यहां ना कोई जा रहा है। वो सीजेपी वाले भी जो है वो रोज वीडियो कॉल करके इनको कह देते हैं, इनको अपना मॉरल सपोर्ट दे देते हैं, बाकी कुछ नहीं। और सौरभ जी, बच्चे तो ऐसे हैं ना कि ये तो कह रहे हैं कि भाई हमारा काम ठीक हो जाए, हमको किसी से लड़ना नहीं है। वो पहले से ही हर नेता को मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई विपक्षी पार्टी ना आए। और सोचिए कि ऐसी निर्दयी सरकार है, तिरपाल नहीं लगने दिया वहां, पॉलिथीन लग जाए, बारिश में धूप में वो लोग न रहें, तिरपाल लग जाए। और यहां तो बहुत कुछ दिखा, बहुत लोग उनकी मदद भी कर रहे हैं। जब खबरें आ रही हैं वो भात, नमक और दही, आप जरा सोचिए, आप तुलना कीजिए जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था कि बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, इस सब की पार्टी चल रही, तो आप भात, नमक और दही मिला के खा रहे हैं। अरे ये इतने वो भी हैं, मतलब कॉशियस भी हैं। वो स्वाभिमानी है ये। नहीं, वो डफली वाले पहुंच गए थे यहाँ भी, डफली वाले पहुंचे, आयशा वाले पहुंचे थे, और इन्होंने साफ माइक पर ऐलान किया कोई उल्टी सीधी बात नहीं होगी हमारे मन से, कोई आजादी का नारा नहीं लगेगा, कोई धार्मिक नारा नहीं लगेगा, हमारे मुद्दे के अलावा कोई और बात यहां कही ही नहीं जाएगी। आज तो शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि है सर। आज ही उनके नाम पर ही कम से कम हेमंत सोरेन इस बात को कहते थे कि भाई परीक्षाएं मैं रद्द कर रहा हूं, छात्रों से जाके मिल लेते। आपको शिबू सोरेन के सारे कार्यक्रम करने के लिए आज समय, मूर्ति का अनावरण आप वहां पर कर रहे हो, और छात्रों से बात करने के लिए हेमंत सोरेन को समय नहीं है। राहुल गांधी को एक ट्वीट करने का समय नहीं है, राहुल गांधी को उनको एक फोन करने का समय नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हेमंत सोरेन को फोन करके कहने की स्थिति में नहीं है कि भाई दिल्ली में सब हमने किया था, हमारी इतनी बेइज्जती मत करवाओ, आप उनकी मांगे मान लीजिए। हम ये नहीं कहते कि हर मांग जो है बिना जांच के मांग लो। आप वो कह रहे हैं पेपर, आप बात तो कीजिए ना सर, वो बात कह रहे तो हैं कर पेपर के सकते हैं। नतीजे कैंसिल करो, सरकार का अपना कोई पक्ष होगा, बात करो इनसे जाके। 10 तारीख को विधानसभा का घेराव करने वाले हैं वो। सर एक शॉर्ट कमेंट। बिल्कुल बात करनी चाहिए। छात्र वहाँ बहुत दिनों से इस चीज़ को लेकर के हैं, और मैं तो कई बार अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि कई बार झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमें बुलाया और हम वहाँ जाने से मना कर दिए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने कई परीक्षाओं के लिए मुझे बुलाया और मैं मना कर दिया इसी आधार पर
कि आपके यहाँ घपले होते हैं। सारी और- सरकारों का हाँ, मैंने रवैया मैंने होगा कहा वही हुआ ना। अभी बेंगलोर आप सुन रहे हैं, क्या नाम था उनका, प्रियंक खड़गे साहब। खड़गे। नहीं नहीं, वो भी मैंने तो वही मैंने behave मैंने कर ये रहे हैं। कह करके कि आपके यहाँ घपले होते हैं, और मैं तो रोज ही, आपको पता है कि टेलीविजन पर वो उल्टा पुल्टा बोलते रहता हूँ, तो मैं इसमें ठीक है फंसना सर, नहीं चाहता। ठीक है, ये कहानी कुर्सी की के लिए मेरे ख्याल से कहीं आप